स्टार्ट करें आज का लेक्चर। जी भाई। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक जनरल सा ओवरव्यू दिया था हर फेज का। अब वन बाय वन हम उनको डिटेल अप करेंगे। हमारे कोर्स में सिर्फ ये फेजेस आएंगी, हर फेज के साथ में आपको कोई ना कोई पेपर, कुछ असाइनमेंट, कुछ। अच्छा, नेक्स्ट वीक में हमारा एक क्विज भी होगा। कोशिश करें जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसको प्रिपेयर रखें, कोई खास हमने पढ़ा नहीं है। ऐसे एमसीक्यूज बातें टाइप है या थ्योरेटिकल? बेटा अभी वो मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन आपने जितना कोर्स, वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि माइट भी कि अगले, मैंने एग्जैक्ट लेक्चर से पहले ना बताया हो आपको, लेकिन अगले वीक में हो सकता है। तो आप ऐसे कोशिश करें कि जितना आपने पढ़ा हुआ है, जस्ट आप कॉन्सेप्ट जो है आपने एक दफा बैठ के जितने लेक्चर्स थे उन लेक्चर को से गो थ्रू कर लें और आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। वो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वो बेशक थ्योरेटिकल पेपर आएगा या आपसे वो वाला पेपर आएगा, आपसे डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाएगी। थ्योरेटिकल भी आएगा तो आपने किसी सिनेरियो में आंसर करना होगा, आपने उसको याद तो नहीं करनी चीजें, सिर्फ आप समझ लें। ठीक है। एक ये चीज कि नेक्स्ट वीक में क्विज हो सकता है आपका। दूसरी बात कि इसको आपने प्रिपेयर रखना है। और हमने लास्ट लेक्चर में इनकी डिटेल पढ़ी थी, स्टार्ट ओवरव्यू लिया था। अब हम इसको देखते हैं क्या होता है। अच्छा, प्रोसेस क्या चीज होती है? अगर जर्नल प्रोसेस की डेफिनेशन में पूछूं कि मैम प्रोसेस क्या ये होता स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी को बोलते हैं अब प्रोसेस। सिस्टमैटिक वे होता है किसी भी चीज को सॉल्व करने का। है? अच्छा, प्रोसीजर होता है। क्या होता है? और प्रोसीजर। मैम स्टेप बाय प्रोसीजर, स्टेप एक्टिविटीज को नहीं बोलेंगे प्रोसेस? जी और बताएं। ठीक कह रही हैं आप। और किसी के माइंड में कोई और डेफिनेशन हो? अब ये सिस्टमैटिक वे होता है किसी भी चीज को सॉल्व करने का। और मैम जो डिसीजन लिए जाते हैं किसी कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए, ये भी प्रोसेस में ही आता है। अच्छा, प्रोसेस, मैंने आपसे हमेशा स्टार्ट से कहा कि सॉफ्टवेयर जैसे डेवलपमेंट है, उसके उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है, उसके सब प्रोसेस क्या हैं? रिक्वायरमेंट का एक प्रोसेस है, डिजाइन एक प्रोसेस है, फिर डिजाइन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सो ऑन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है, उसके आगे सब प्रोसेस होते हैं। वो सब प्रोसेस हम 7 सब प्रोसेस पढ़ते आ रहे हैं, इंसेप्शन, एलिस्टेशन और एलेबोरेशन, सो ऑन। ये 7 सब प्रोसेस पढ़ते हैं। अब प्रोसेस क्या चीज होता है, या इसको मैंने ऑफ एंड ऑन एक्टिविटीज, टास्क, इस तरह से वर्ड भी यूज किए होंगे। वैसे एक्चुअल में टास्क क्या होता है? टास्क छोटा सा चीज होती है, प्रोसेस हम थोड़ा बड़े, जिसमें मल्टीपल टास्क मिल गए हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज मिल गई हैं, तो हमने उसको प्रोसेस कह दिया। प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है? अगर हम जनरल एक चीज लेते हैं तो प्रोसेस किसी भी कोई भी एक, फॉर एग्जांपल मैं इधर एक बॉक्स बनाती हूँ, एक बॉक्स बनाने के बाद उसकी कुछ इनपुट होंगे, ये एक प्रोसेस है। ये वाला बॉक्स जो है उसको कुछ इनपुट दी जाएंगी और वो कोई आउटपुट जनरेट करेगा, ये एक प्रोसेस हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रोसेस क्या चीज होती है कि एक बॉक्स है आपका, ये एक प्रोसेस है, उसको मैंने एक इनपुट दी है और वो कोई आउटपुट जनरेट करेगा। अब इस बॉक्स के अंदर कोई एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, अब वो प्रोसेस के अंदर हो रहा है। ये प्रोसेस के अंदर कुछ स्टेप्स हो रहे हैं, कुछ टास्क हो रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, और ये एक्टिविटीज परफॉर्म जो होती हैं वो इस इनपुट को ट्रांसलेट कर देती हैं आउटपुट के अंदर। ये एक प्रोसेस होता है। हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर जो सब प्रोसेस हैं उनको डिटेल में पढ़ने लगे हैं। तो अब फर्स्ट सब प्रोसेस है हमारा इंसेप्शन। इंसेप्शन जो प्रोसेस है, उसको अगर मैं एक बॉक्स के अंदर, यहाँ पे मैं एक डिब्बा बनाती हूँ और उसमें लिख देती हूँ इंसेप्शन, और उसकी कुछ इनपुट्स होंगी और कोई आउटपुट वो जनरेट करेगा।
अब हमने वन बाय वन इस डिब्बे के अंदर क्या होता है, इसकी इनपुट्स क्या हैं, आउटपुट क्या जनरेट करता है और इस डिब्बे के अंदर क्या होता है, क्या चीज है जो कि इन इनपुट्स को आउटपुट के अंदर ट्रांसफर करती है। अब बताएं, अगर मैं इंसेप्शन को एक प्रोसेस कहती हूँ और उस प्रोसेस की आउटपुट और इनपुट्स कौन क्या क्या होंगे, पहले इनपुट आउटपुट बता दें, बल्कि आउटपुट इजी होगा आपके लिए। इंसेप्शन एक प्रोसेस है, उसकी कुछ इनपुट्स हैं और कोई आउटपुट वो जनरेट करता है। मैम आउटपुट हमने इसमें बताएंगे, की स्टेक होल्डर्स फाइंड करने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ठीक है, गुड। मैम स्टेक इसमें होल्डर ये मैंने, बताएगा इनपुट इनपुट देगा ना कि मतलब आउटपुट पहले बता रिक्वायरमेंट दें एक कौन दफा, सी फिर मैं वन बाय वन लेनी इनपुट है पूछती हूँ। और आउटपुट है किस किस्म का सॉफ्टवेयर होगा। आउटपुट में जी स्टेक होल्डर एक हो मैम गई आउटपुट। आउटपुट में रिक्वायरमेंट आएगी हमारे पास। मैम किस किस्म का सॉफ्टवेयर बनवाने लगे वो स्टेक होल्डर से भी हमारे पास आउटपुट आएगा ही। मैम रिक्वायरमेंट आएगी हमारे पास जो ठीक है, कस्टमर उसमें मेन हम कह देते हैं गोल ऑब्जेक्टिव यस सॉफ्टवेयर मैम, का, ये यस चीज कह मैम। देती हूँ। ठीक है, स्टेक होल्डर कह दिया, गोल और ऑब्जेक्टिव हमारे आउटपुट में आते हैं। और कोई चीज है जो कि इंसेप्शन की फेज पे आउटपुट आती है? नो मैम। इसके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं मैम। बेटा स्टेक होल्डर जो होंगे वो एक जनरल टर्म है। स्टेक होल्डर के इनसाइड हम देखेंगे कि किसके लिए बनवा रहे हैं। यूजर भी स्टेक होल्डर के अंदर आएगा, कौन बनवा रहा है, जो पे कर रहा है वो भी स्टेक होल्डर के अंदर आएगा। अब मुझे बताएं इनपुट्स क्या होंगी। ये तो आउटपुट जनरेट होंगी, जब हम इंसेप्शन सारा काम कर लेंगे तो ये आउटपुट आएंगी। इनपुट्स क्या होंगी? क्वेश्चनिंग होगी, बेटा स्टूडेंट वो डिफरेंट एक होल्डर। क्या चीज है, ऑब्जर्वेशंस होंगी नहीं मैम। बेटा, एक क्या होगा, जैसे एक प्रोसेस के अंदर काम होना है। आपने एक डिब्बा है, ये प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं। क्वेश्चन तो हम एक्टिविटीज के अंदर नहीं पूछेंगे या इनपुट देंगे? आपको क्या लगता है? हम मैम वो जो की स्टेक होल्डर्स है उनको हमने 100 स्टेक होल्डर्स 100 के पास थोड़ी जाना है, हमने तो कोई 10-12 ढूंढने हैं, तो हमने आइडेंटिफिकेशन करनी होगी। तो बेटा आइडेंटिफिकेशन हमने इंसेप्शन की फेज के अंदर करनी है। इस फेज की एज ए आउटपुट हमारे पास स्टेक होल्डर्स आएंगे और वो स्टेक होल्डर्स हम उसमें आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये कौन सा बंदा, किन किन लोगों से हमने रिक्वायरमेंट्स लेनी है। वो स्टेक होल्डर एज ए आउटपुट आ गई। मैं कहती हूँ कि इस प्रोसेस के अंदर जो इनपुट है, इस प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं, क्या चीजों को लेके आप इस एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर आपके पास इंसेप्शन को स्टार्ट करने से पहले क्या होता है, क्या इनपुट मिलती है, मैम आपको क्या लगता है? जी मैम इसमें ये देखेंगे कि हमने लाइक रिक्वायरमेंट जो है वो किस किस से लेनी है। बेटा वो प्रोसेस के अंदर देखेंगे, थोड़ा सा सबसे वो इस पहले तो तरह से ये समझने देखेंगे। की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। एक चीज है, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर काम कुछ हो रहा है, हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं हमने रिक्वायरमेंट किन से लेनी है, वो सर्कल के अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं किन से लेनी है। और फिर हम आउटपुट में फाइंड आउट कर लिया वो पर्टिकुलर लोग जिनसे लेनी थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं फाइंड आउट करने की एक प्रोसेस कर रही हूँ, कुछ एक्टिविटीज कर रही हूँ, मैं फाइंड आउट करने, मैं गई उधर, उधर जाके मैंने देखा, फिर मैंने कहा कि मैं XYZ ये लोग हैं, इनसे रिक्वायरमेंट लूंगी। ये मैं सारा इंसेप्शन के अंदर कर रही हूँ। इंसेप्शन वाले जो सर्कल है उसकी आउटपुट में मैंने डिफाइन कर लिया, इसकी आउटपुट में मुझे ये मिला कि मैंने XY और Z लोगों से रिक्वायरमेंट लेनी है। अब मुझे इस प्रोसेस से पहले मेरे पास क्या चीजें थी? मैम कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास इससे पहले। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो हमारा इंजीनियर होता है उसको पता होता है कि हमने किस किस्म की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करनी, किस किस्म की बातें पूछनी है। उनके पास उनका वो होता है, एक प्रॉपर रूल वाला पेपर होता है। बेटा अभी एक तो क्या है कि कंपनी की इंफॉर्मेशन ठीक है, जो किस किस्म की रिक्वायरमेंट पूछनी है अभी हम रिक्वायरमेंट उनसे नहीं एलिसिट कर रहे हैं, वो हम मैम किस एलिसिटेशन की किस्म के फेज पे जाके कर। क्वेश्चन, किस किस्म के क्वेश्चंस, ठीक है, किस लिमिट में रह के मैम क्वेश्चन अच्छा इसमें पूछते हैं। एक्सक्यूज मी मैम जी, मैम इसमें ये चीज भी आ सकती है ना इनपुट में कि मतलब हमने कौन सी जगह पे जाके रिक्वायरमेंट लेनी है। वो आपको ठीक है, वो भी आपके पास एक जनरल नॉलेज होगा कि
इंफॉर्मेशन होगी, जनरल इंफॉर्मेशन है, कंपनी इंफॉर्मेशन जैसे लिखी हुई है, या कोई आपके पास जनरल प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये इसके लिए अगर टेक्निकल टर्म आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, इसके लिए अगर हम टेक्निकल टर्म यूज किए करें तो RFP कभी सुना है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, RFP। जैसे यस मैम, कभी नहीं यस सुना। बेटा, आईसीटी जैसे में बेटा सुना था। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP होता है। वो जैसे आप किसी प्रोजेक्ट के लिए पहले बिड की जाती है, आपने ड्रामों में मूवीज में देखा होगा कि डिफरेंट कंपनीज आती हैं, वो अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देती हैं, फिर वो प्रोजेक्ट विन कर लेती हैं, और प्रोजेक्ट विन करने के बाद वो उस पे काम स्टार्ट करती हैं, इंसेप्शन जैसे स्टार्ट हो गई। अब ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल क्या है कि वो कंपनी, जैसे मेरी एक कंपनी है, मेरी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, मैं अपनी कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहती हूँ। अब मुझे एक जनरल सा तो आइडिया है, मैं उसको बता के कि ये मैं करना चाहती हूँ, तो मैं एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मैं बाकी कंपनियों बाकी लोगों को, सॉफ्टवेयर हाउस को, जैसे आप आपकी क्लास में 40 लोग हैं, अब मैंने रिक्वेस्ट, मैं अपनी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट बनवाना चाहती हूँ, मैंने जनरल सा आइडिया दे दिया, वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ लिख के मैंने दे दिया, अब मैंने वो टेंडर दे दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आप सारे जो 40 लोग हैं, वो फॉर एग्जांपल 40 कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सॉफ्टवेयर हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप 40 के 40 लोग अपने प्रपोजल लेके आओगे। आप कहोगे, बनाना चाहोगे कि मैं ये वाला प्रोजेक्ट हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हर कंपनी चाहेगी कि ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाए, क्योंकि उसके लिए डेफिनेटली आपने विन करना है, मार्केट है, आपने उसको विन करके आपको पैसे मिलने हैं। तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो होती है, इनिशियल एक डॉक्यूमेंट आपके पास होती है, जिससे आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन, जो जगह की इंफॉर्मेशन, जो आप सारी चीजें चाह रहे हैं ना, इसमें वर्ड्स बोल रहे हैं, उसके लिए एक जनरल टर्म, टेक्निकल टर्म रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यूज होती है, जो कि आपको इनिशियल इंफॉर्मेशन होती है। आप वो इंफॉर्मेशन की बेस पे लेके जाते हैं, और फिर आप इंसेप्शन का प्रोसेस, इनपुट उसे मिलती है, फिर आप इंसेप्शन का प्रोसेस करते हो, प्रोसेस के अंदर आप स्टेक होल्डर्स, वो सारे 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए थे, आप वो क्वेश्चन पूछते हो, और वो सारी चीजों, और उन सब का मकसद क्या होता है, आउटपुट आप ले आना चाहते हो, और वो आउटपुट क्या होती है कि आप स्टेक होल्डर्स फाउंड आउट करने की कोशिश करते हो, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट का गोल क्या है, लोग क्यों बनवाना चाह रहे हैं, ये वाली चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। जहां तक कोई क्वेरी है? क्लियर है हूँ मैम। मैं। तो मैं क्लियर है। इलिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन इज यूजुअल name given to activities involved in discovering the requirement of the system. System developers and engineer work with the customer and end user to find out about the problem to be solved, system services, required performance. This does not just involve asking people that what they want. It requires a careful analysis of organization, application domain. अच्छा, जहाँ पे क्या बात हो रही है, इंसेप्शन की आपको समझ आ गई। अब हम आगे आते हैं एलिसिटेशन। एलिसिटेशन में क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, एक जनरल सी डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्ट में भी बताई थी, सर्विसेज जो सिस्टम देगा, और कांस्टेंट प्लस कॉन्स्ट्रेंट, ये हमेशा याद रखनी है। कोई भी सबसे आसान तरीन डेफिनेशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिक्वायरमेंट सर्विसेज होती हैं सिस्टम की, जो कि क्लाइंट आपसे चाह रहा है, और प्लस कांस्टेंट, उन सर्विसेज पे क्या कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, मतलब वो सर्विस जो है किस सिचुएशन में, किस तरह, कितनी स्पीड में, कैसे हमें चाहिए, कितनी यूजेबल चाहिए, वो कांस्टेंट होंगे, सर्विस प्लस कांस्टेंट रिक्वायरमेंट है। हमने रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन जो है वो भी एक प्रोसेस है। अब रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसकी भी कुछ इनपुट्स होंगी, और उस प्रोसेस के दरमियान कुछ होगा, कुछ एक्टिविटीज होंगी, वो एक्टिविटीज इन इनपुट्स को लेके ट्रांसफर कर देंगी आउटपुट्स में, और कुछ आउटपुट जनरेट होंगी रिजल्ट में। रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन के अंदर आप सिस्टम, सर्विस, परफॉर्मेंस, हार्डवेयर, ये सब कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। ये सिर्फ इसके अंदर हमारा सिर्फ पर्टिकुलर उस रिक्वायरमेंट हम नहीं देखते, हम बिजनेस का पर्सपेक्टिव भी देखते हैं, हम एप्लीकेशन की डोमेन भी देख रहे होते हैं, हम पर्टिकुलर जस्ट जैसे लाइब्रेरी सिस्टम है, तो मैंने सिर्फ आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है लाइब्रेरी के लिए,
तो मैं सिर्फ जनरल लाइब्रेरी की सर्विसेज और कंस्ट्रेंट्स नहीं देखूंगी, वो तो देखूंगी डेफिनेटली, वो तो देखने ही देखने हैं। उसके साथ भी आप एक ब्रॉडर टर्म में क्या देखोगे, सबसे पहले आप उस ऑर्गेनाइजेशन को देखते हो, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाह रही है, किस लिए वो बनवा रही है। उसके बाद एप्लीकेशन डोमेन, आपने लाइब्रेरी, आप जनरल और भी बहुत से लाइब्रेरी के सिस्टम एग्जिस्ट करते होंगे। जैसे एलएमएस की अगर एग्जांपल लें, आप एलएमएस का सिस्टम बना रहे हैं तो आपको जनरल बहुत से एलएमएस के सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ से मिल जाती हैं कि एलएमएस होता क्या है, किस लिए, किस पर्पस क्या है, मेन मकसद क्या है उसका। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है क्यों बनाया जाता है, ताकि बच्चों को एक रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए, स्टूडेंट के लिए फैसिलिटेट करने के लिए आप यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन डोमेन से ले लेते हो। अब एक चीज अगर आप बना रहे हो तो इसका क्या फायदा होगा आपको यहाँ पे, फॉर एग्जांपल बिजनेस पर्सपेक्टिव, अगर आप उसका बिजनेस पर्सपेक्टिव फाइंड आउट कर लेते हो तो आपको वो, अगर मेरा मेन फोकस क्या है कॉस्ट को कम करना, अगर किसी इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कंपनी है मेरी और मैं एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रही हूँ और मेरा बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या है, मैं किस लिए वो बनवाना चाह रही हूँ। करप्शन को कम करने के लिए, मेरे में लूप होल्स हैं, मेरे एम्प्लॉयज जो हैं वो करप्शन कर रहे हैं और मैं उन करप्शन को कम करने के लिए, मैं ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए बनवा रही हूँ। तो आपने ये फाइंड आउट करना है ताकि जब आप बना रहे हो तो आप उस मेन गोल को माइंड में रखते हुए उसको कंट्रीब्यूट करें। क्योंकि मैम ये बस जो टर्म है कॉन्स्ट्रेंट्स की, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। बेटा एक है लिमिटेशंस। यहाँ पे, नहीं नहीं बेटा, यहाँ पे अटेंडेंस मैंने बार बार एग्जांपल दिया है कि एम्प्लॉयज की अटेंडेंस जो है वो बायोमेट्रिक डिवाइस से होती है। मैं वहां पे आके सामने खड़ी होती हूँ तो मेरी वो अटेंडेंस मार्क कर लेता है यूनिवर्सिटी में। अब ये सर्विस उसको देनी थी, ये सर्विस है, ये इस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स थी कि वो मैं उसके सामने जाऊं तो वो मेरी अटेंडेंस ले ले, ये सर्विस तो वो दे रहा है। अब कॉन्स्टेंट किया है कि वो मेरी अटेंडेंस जो है वो 1 सेकंड के अंदर ले ले, ये कॉन्स्टेंट है उस पे कि वो 1 सेकंड के अंदर ले। अब जो मैं आपको बार बार एग्जांपल देती हूँ, अगर ये सर्विस तो सिस्टम दे रहा है, वो अटेंडेंस ले रहा है, लेकिन वो 20 सेकंड लगा देता है। अब मेरे बाद में आने वाले 10 लोग मेरे पीछे लाइन में खड़े हैं और वो हर बंदे पे 20 सेकंड लग रहा है, तो सबसे लास्ट पे आने वाला बंदा तो वैसे ही वहां पे खड़ा वेट करता रहेगा इतनी देर, वो तो फेड अप हो जाएगा। यहाँ पे वो अनाय होगा। हमारा मेन काम सॉफ्टवेयर बनाने का मकसद क्या होता है, यूजर को फैसिलिटेट करना। अगर यूजर उससे अनाय होगा तो यूजर उसको यूज करना छोड़ देगा और सॉफ्टवेयर बनाने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे, अगर मैंने 1 सेकंड के अंदर वो सर्विस नहीं दी तो फिर भी वो अनसक्सेसफुल सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे ये जो 1 सेकंड था वो इसका कांस्टेंट था। अगर सर्विस पूरी हो भी रही है, सिस्टम रिक्वायर्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो विद इन कांस्टेंट, जो कांस्टेंट्स हैं, जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कांस्टेंट के अंदर आपने हमेशा अपने माइंड के अंदर रखना है ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप वो अगर फुलफिल नहीं कर रहा तो फिर भी सिस्टम अनसक्सेसफुल है। समझ आ गई है कांस्टेंट की? यस मैम। एक्सक्यूज मी अच्छा मैम, जी, मैम ये जो कॉन्स्टेंट्स है इसको हम समहाउ रिस्ट्रिक्शंस भी बोल सकते हैं ना, जो सिस्टम में लगाई गई होती है। बेटा वही भी बोल सकते हो, जैसे अभी मैंने कहा है कि 1 सेकंड के अंदर ही रिजल्ट जनरेट करने, 5 सेकंड के अंदर आपको आउटपुट आनी चाहिए। मैं एक सिस्टम है, मैं आप सबकी आपने सबने कितना काम किया है मैं अवेलुएट करना चाहती हूँ। मैं एक रिपोर्ट जनरेट करना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, मैं देखती हूँ कि वो असाइनमेंट, जब भी आपने असाइनमेंट का काम करना होता है ना एक वीक के अंदर, तो आप उस सॉफ्टवेयर पे आते हो तो कुछ काम परफॉर्म करते हो। एक बच्चे ने मंडे को 1 आवर किया, ट्यूसडे को 3 आवर किया, वेंसडे को उसने काम ही नहीं किया, थर्सडे को उसने हाफ आवर किया। फॉर एग्जाम्पल ये वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही आके काम करना था। अब मैं उसका लॉग मेंटेन करती रही हूँ। अब मैंने ओवरऑल रिपोर्ट जनरेट करनी है कि किस स्टूडेंट ने कितने आवर्स लगाए असाइनमेंट को करने में। तो मैंने एक रिपोर्ट जनरेट करनी है, मैं कहती हूँ रिपोर्ट जनरेट हो, वो आधा घंटा लगा दे, तो वो मेरा कॉन्स्टेंट, रिपोर्ट तो जनरेट हो गई है लेकिन हाफ आवर में बैठ के वेट करती रही हूँ, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही यहाँ पे।
मैम ये जो आपका इमर्जेंट प्रॉपर्टीज होती हैं ये कॉन्स्टेंट में आती हैं कि नहीं आती? कॉन्स्टेंट्स में आएंगी कैसे? अब इमर्जेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं? वो भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, अगर मैं सिंगल आपके सिस्टम की कहूंगी तो वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं मेंशन किया हुआ है कि मेरा सिस्टम रिलायबल होना चाहिए। इंडिविजुअल अगर आपका सिस्टम है, इमर्जेंट का क्या मतलब है? जब आपका सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ मिलता है, दोनों सिस्टम आपस में मिलते हैं तो वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी, कुछ ऐसी चीजें जनरेट होती है। जब मिल के काम करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस जो है वो डिटोरिएट हो जाती है। वो सिस्टम जब मिल के दोनों सिस्टम एट ए टाइम काम करते हैं, दोनों को आपने इस तरह से बनाया हुआ है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं की हुई, तो वो दोनों के मिल के काम करने से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, वो डिले आ रहा है कुछ। तो वो उस वक्त जो होती हैं उनको हम इमरजेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं। वो चीजें सेम है, वो परफॉर्मेंस आपकी सिंगल सिस्टम के लिए भी यूज हो सकती है, वो एज ए इमरजेंट प्रॉपर्टी भी यूज होती है। इमरजेंट प्रॉपर्टी जब दोनों सिस्टम को मर्ज किया गया है, मर्ज करने के बाद जब उसमें कुछ इश्यूज आए हैं तो आप उसको देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे इलिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसकी कौन सी इनपुट्स हैं, और क्या अगर मैम मैं ये इसको एक स्क्रीन सर्कल, ब्लैंक नजर आ रही है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। बेटा वो तो मैंने आपके लिए नहीं ऐड किया स्क्रीन के ऊपर कुछ भी। मैंने इलिस्ट्रेशन पीछे जो था, अगर इधर से पीछे जाते हैं, ओके यहाँ मैम। पे भी तो कुछ नहीं ऐड किया था, वो मैंने यस आपसे मैम। पूछना था। यहाँ पे भी मैंने कुछ नहीं ऐड किया आपके ओके लिए। मैम। आप मुझे बताएं कि इलिस्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, उसकी इनपुट क्या होती हैं और आउटपुट क्या होती है। सही हो गया मैम। मैम हम आउटपुट इसमें तो हम इसमें बेटा इंफॉर्मेशन दिखेगा एक्सट्रैक्ट कि करते हैं उनमें इनके एनवायरनमेंट में घुल मिल के करके इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। तलहा बताएगा, तलहा बताओ। मैम वो भी बता रहे हैं। मैम इसमें क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेनी होती है, उसका डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है। बेटा वो एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, सर्कल है, सर्कल के अंदर मैंने रजिस्ट्रेशन लिख दिया, उसकी कुछ मैंने एरो लगाए हैं इनपुट के और कुछ आउटपुट के लगाए हैं। सबसे पहले मुझे बता दो कि क्या बताओगे, आउटपुट बताओगे या इनपुट बताओगे? मैम इनपुट तो ये होगी कि वो हमारी तरफ से होगी, हम जो क्लाइंट को कहेंगे, और आउटपुट उसकी वो होगी क्लाइंट जो सी अपनी इंफॉर्मेशन देगा रिक्वायरमेंट्स के फॉर्म में। बेटा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है पहले भी मैंने समझाया है। जैसे इंसेप्शन में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आपके पास आई थी, आपके पास थोड़ा सा नॉलेज जो था प्रोजेक्ट के बारे में, आपके पास पुराने सिस्टम थे, जैसे एलएमएस सिस्टम बनाना है तो और एलएमएस सिस्टम एग्जिस्ट करते होंगे, उनका नॉलेज होगा, उनका मेन मकसद क्या है, वहां से आप वो आज से इनपुट मिल गई और आउटपुट आपने जनरेट कर ली। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं और आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोजेक्ट का बिजनेस नीड क्या है। यहाँ पे जो लिस्टेशन की फेज है उसमें आपकी इनपुट्स क्या होंगी, प्रीवियस जो एक्टिविटी है इससे उसकी जो आउटपुट है वो एज ए इनपुट इलिस्ट्रेशन को मिल जाएंगे। इलिस्ट्रेशन की प्रीवियस प्रोसेस क्या था? इलिस्ट्रेशन से इंसेप्शन प्रीवियस इंसेप्शन प्रोसेस इंसेप्शन। इंसेप्शन था। इंसेप्शन इंसेप्शन की जो आउटपुट थी वो एज ए इनपुट इलिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस को दी जाएगी। समझ आ रही है? तो उसमें इंसेप्शन तो की मैम इंसेप्शन में हमें स्टेक होल्डर्स मिले थे, जी, मिसाल के तौर पे इंसेप्शन आउटपुट में। के आउटपुट में हमें पता चला था, हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कौन से की स्टेक होल्डर्स हैं जिनसे हम जाके रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब लिस्टेशन के अंदर आप क्या करते हो, जब भी मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ आप अंदर का प्रोसेस समझाने लग जाती हो। इस डिब्बे के अंदर क्या हो रहा है, इस सर्कल के अंदर क्या हो रहा है, मैं आपसे अभी वो नहीं पूछ रही। इस सर्कल के अंदर होगा कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट की जाएंगी। मैं वो सारा प्रोसेस नहीं पूछ रही, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ इसके एज ए इनपुट हमारे पास ये स्टार्ट करने से पहले क्या चीजें हैं। हमारे पास क्या चीजें हैं, हमें पता है कि हमने इन इन लोगों से रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करनी है, कैसे करनी है वो हमारा प्रोसेस के अंदर आएगा, वो उस सर्कल के अंदर है। उसका अभी आप बस उसको बंद रहने दें, उस सर्कल को हमने ओपन नहीं किया। हमारे पास ये XYZ लोग हैं, इन बंदों से जाके मैंने रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करनी है, कैसे करनी है उस अभी आपकी हेडेक नहीं है, वो आपने नहीं सोचना। और हमारे पास क्या है, मैम ये आएगा कि कौन सी टेक्निक को यूज करके लेनी है। बेटा वो हमारी
हमने डिसाइड करनी है कि कौन सी टेक्निक को यूज करेंगे, लेकिन वो एज ए इनपुट इसको नहीं मिलेगी। जैसे हमारे पास अभी लिस्ट प्रीवियस प्रोसेस की जो मैंने बताया है, इंसेप्शन की जो आपकी आउटपुट आई है, वो आपने जस्ट इसको इंसेप्शन के आउटपुट में हमने क्या डिसाइड किया था कि मेन गोल क्या है, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है वो, और लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, वो आपको इलिस्ट्रेशन के प्रोसेस को एज ए इनपुट हो मिलेगी। अब प्रोसेस के अंदर कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी। ये एक्टिविटीज क्या हैं, अभी आप ये सोचे ना, ये एक्टिविटीज वो टेक्निक्स होंगी, उनको हम पढ़ेंगे डिटेल में, कोई भी इलिस्ट्रेशन टेक्निक हो सकती है। अब इन ये एक्टिविटीज परफॉर्म होने के बाद कुछ स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 एक्टिविटीज परफॉर्म होने के बाद ये इस इनपुट को ट्रांसफर कर देती है आउटपुट में। तो आउटपुट क्या जनरेट होगी इलिस्ट्रेशन प्रोसेस की? मैम हमारे पास आंसर्स होंगे मैम जो हमारे हमने पास स्टेकहोल्डर से आंसर्स आ गैदर गए हैं, किए तो होंगे। जी हमारे पास information। क्वेश्चन के आंसर्स होंगे, और आ उन जाएंगे। आंसर्स के आंसर जनरल टर्म क्या यूज होगी, आपके पास कोई एक रफ लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आ जाएगी, जो हमारे पास फाइनल तो नहीं होंगी, लेकिन कुछ एक स्केच सा आपके पास बन जाएगा ना। यूजर से आप यूजर स्टोरीज बताएगा, किसी भी टेक्निक को यूटिलाइज करते हुए उन टेक्निक की आउटपुट में जो आपके पास लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स कुछ आएंगी, वो अभी डमी फॉर्म में होंगी, वो अभी क्लियर नहीं होंगी, इनकम्प्लीट होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, कन्फ्लिक्ट्स होंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन आपके पास एक लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट आ जाएगी। मैम इसका मतलब ये है कि जो हमने इंसेप्शन प्रोसेस में आउटपुट ली थी, यानी कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी हमने, तो इन इनिशिएशन स्टेप के अंदर हम उसको सॉल्व, जो उसका सोल्यूशन है वो फिर हम गैदर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने गोल, हमने ऑब्जेक्टिव, हमने क्या किस लिए हमने एलएमएस सिस्टम बनवाना चाह रहे हैं, उसकी बिजनेस नीड क्या थी, वो फाइंड हमने कर लिया। उसके बाद और किन स्टेक होल्डर से, अब हम उन पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स से जाके क्वेश्चन करते हैं, क्यूरीज करते हैं, हम पढ़ते हैं कौन सी तकनीक को यूज करते हैं, उनके पास जाके हमने वो रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करनी है, डिटेल अप कर लेनी है। अब कुछ चीजें उनसे स्टोरीज की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में हमारे पास एक लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आ गई यहाँ पे। ठीक है। ठीक हो गया? रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन के अंदर, अगर मैं रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन का सर्कल आपको कहती हूँ, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? एप्लीकेशन डोमेन, प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, स्टेक होल्डर्स नीड्स एंड कंस्ट्रेंट। अभी आपके पास एक जर्नल सा आइडिया होगा, आप कहोगे कि स्टेक होल्डर्स की नीड्स जो होती हैं, मेन आपके पास रिक्वायरमेंट यही है ना, सर्विसेज सिस्टम ने क्या परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी का सिस्टम कहती हूँ, तो लाइब्रेरी में बुक बारो कर सकते हूँ, बुक को ये कर सकते हूँ, बुक रिटर्न कर सकते हूँ। एलएमएस सिस्टम का क्या है कि हम क्विज अपलोड कर सकते हूँ, मार्क्स चेक कर सकते हूँ, व्यू कर सकते हूँ, सो ऑन। तो ये इसमें आता है, ये हमारी जो डीप डाउन इंटरनल। अच्छा, आपने वो पढ़ा होगा, जैसे जब एसआरएस भी आप देखते हो, मैंने रीडिंग असाइनमेंट आपको दी थी एसआरएस पढ़ने के लिए, वो आपने पढ़ ली? मैम अभी असाइनमेंट खत्म किया हमने, ये रिसर्च वाली, अब उसके बाद उसी के ऊपर आने। अच्छा, तो उसमें चले देखी तो हुई है ना आपने लास्ट टाइम में जब किया था, तो जी हमारा जी, फर्स्ट वो देख चैप्टर लिया। हमारा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन होता है, हम प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव लिखते हैं, लिमिटेशंस लिखते हैं, हम ओवरव्यू दे रहे होते हैं। तो स्टार्ट में हमारी और चीजें होती हैं, जो एक्चुअल सर्विसेज होती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो तीसरे या चौथे चैप्टर में जाके आती हैं, ऐसा ही है? यस मैम। तो ये जो स्टार्ट वाली चीजें हैं, अब यहाँ पे भी देखें, ये जो एक्चुअल नीड्स हैं, जो पर्टिकुलर उस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हैं, वो आपकी बाद में 4th पॉइंट पे जाके आ रही हैं। सबसे पहले आपने क्या, एप्लीकेशन की डोमेन देखनी है। रिक्वायरमेंट, कुछ रिक्वायरमेंट हमें यहाँ से मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर, आपको एक प्रोजेक्ट मिला है कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक प्रोजेक्ट आपको मिला है। उसके लिए आप क्या होता है, ये यूज होती है, मैं साथ साथ आपको थोड़ी सी गाइडलाइंस देती जाती हूँ। आपको आइडिया हो, शायद इधर पॉइंट्स नहीं लिखे होते, पॉइंट नोट डाउन कर लिया करें। बुक्स पे आपको किस जगह पे नहीं मिलेंगे, अगर मैं बोल रही हूँ तो हो सकता है मैं पेपर में पूछ लूँ या किसी भी जगह में, आप में नॉलेज में होनी चाहिए ये चीज, तो नोट डाउन कर लिया करें पॉइंट। एप्लीकेशन डोमेन, अब जब भी आप रिक्वायरमेंट एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर
किसी कंपनी में जाते हैं रिक्वायरमेंट के लिए, तो आपके पास एक उस फील्ड का बंदा होना चाहिए। या तो आपको खुद फॉर एग्जांपल हो सकता है कि मैंने उस तरह का प्रोजेक्ट पहले किया था, तो मुझे नॉलेज है उस कंपनी का, उस इंडस्ट्री का, कंस्ट्रक्शन का, सर्जिकल का, किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जांपल आपने गेमिंग का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आपको उनका आइडिया अगर पहले से है, आपको उस फील्ड का है, तो फिर ठीक है, आपको डोमेन नॉलेज है उसका। अगर आपको डोमेन नॉलेज नहीं है, तो आप अपनी तरफ से, अपनी साइड से, फॉर एग्जांपल मैं एक हायर कर लेती हूँ एक बंदा, मेरे जानने वाला कोई बंदा है, मुझे कंस्ट्रक्शन का सॉफ्टवेयर मिला है, कंस्ट्रक्शन का सॉफ्टवेयर हमने विन कर लिया है, हमने बिड की, उसके बाद हमें विन कर लिया प्रोजेक्ट। अब मेरी कंपनी एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर मुझे भेजती है कि मैंने रिक्वायरमेंट्स लेके आनी है। अब मुझे उनकी कंस्ट्रक्शन, हर कंपनी की डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स होती हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं जो कि सिर्फ उस पर्टिकुलर, जैसे कंपनी टू कंपनी डिफरेंट हो जाती हैं, टेक्निकल टर्म्स होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। अब एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर मैं एक ऐसा बंदा, मेरा जानने वाला कोई बंदा था जिसको कंस्ट्रक्शन की चीजें पता थी। हो सकता है मतलब उसको 0% कोई नॉलेज नहीं है टेक्निकल, वो आईटी का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन उसे कंस्ट्रक्शन का पता है। तो मैं अपनी साइड पे अपने साथ जब रिक्वायरमेंट इलिसिट करने के लिए लेके जाती हूँ, तो मैं उस बंदे को अपने साथ ले जाऊंगी। इसका एक फायदा क्या होगा, जो लोग होंगे वहां के, ये उनके प्रोसेस को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेगा। ये मीडिएटर दरमियान में एक आ जाएगा, एक तो ये हमारी साइड से रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्लाइंट को ये भी फील आएगा कि इन लोगों को पता है, ये लोगों को नॉलेज है कि क्या चीज। एक मुझे सारा प्रोसेस इस तरह, अगर मैं ब्लैंक चली जाऊं, मुझे कंस्ट्रक्शन का पता ही ना हो, मैं वैसे ही चली जाऊं, तो वो क्लाइंट की तो वैसे ही ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। आपने अपने साथ, अगर आपको, या तो आप उसका डोमेन का नॉलेज गेट करें जाने से पहले। अब डोमेन का नॉलेज गेट करने के लिए ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ज्यादा प्रोसेस। अगर आप ये नहीं कर सकते, तो आप अपने साथ एक डोमेन एक्सपर्ट को हायर करके ले जाएं अपनी साइड पे, ताकि वो अपनी आपकी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हो और आप रिक्वायरमेंट को स्टार्ट करें। आपने डोमेन की कुछ रिक्वायरमेंट स्टार्ट करनी होती है। प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। अब ये सॉफ्टवेयर जो आप बना रहे हो, वो कंपनी आपसे बनवा रही है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, वो आपसे सॉफ्टवेयर बना रही है, वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल वो अपने बिजनेस, वो अपनी कास्ट, उनकी कास्ट ज्यादा आ रही है, वो अपनी कास्ट को कम करने के लिए सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, या उनकी कोई इश्यूज आ रहे हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, करप्शन के कुछ इशू हैं, कुछ उसके एम्प्लॉय, कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि कुछ लूप होल्स हैं, कुछ इश्यूज हैं जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, और सीईओ बनवाना चाह रहा है ताकि वो करप्शन को खत्म करके सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी ला सके। तो मेन, आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आपने ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद बिजनेस कॉन्टेक्स्ट क्या है, बिजनेस को उसका क्या, किस बिजनेस, किस एनवायरनमेंट में यूज होना है, और उसका बिजनेस को क्या फायदा होगा, उनके बिजनेस को उसका क्या फायदा होगा। टाइम के लिहाज से हो सकता है, कॉस्ट के लिहाज से हो सकता है। अगर आप इवन ट्रांसपेरेंसी लेके आते हो, तो उसमें भी आपको फायदा। अगर मैं ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम की बात करती हूँ, तो यहाँ पे क्या फायदा होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, कौन कब आ रहा है और कौन कब जा रहा है उसका। अगर मैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो अगर आवर्स कैलकुलेट होते हैं, तो एक पर्सन जो है वो जल्दी चला जाता है, तो आप उसके कितना टाइम, उसने हाफ लीव ली है, उसकी लीव्स खत्म हो गई हैं फॉर एग्जांपल, अब वो डेली हाफ पे जा रहा है, तो उसकी सैलरी में से डिडक्ट होता है। तो जो डिडक्शन होगी वो कंपनी को प्रॉफिट के सेंस में जाएगी। तो इसका फायदा बिजनेस को किस तरह से हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आती है, जिसकी वजह से जो लूप होल्स होते हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं, और उसको टाइम के सेंस में फायदा हो सकता है, उसको कास्ट के बिजनेस को किस तरह से उसकी यूटिलाइजेशन बिजनेस के लिए कैसे फायदा दे रही है। उसके बाद ये जनरल थी डोमेन की, आपने रिक्वायरमेंट, आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, और अब आता है कि वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, जो लोग हैं जिन्होंने वो डिवाइस यूज करनी है, फॉर एग्जांपल बायोमेट्रिक डिवाइस किन लोगों ने यूज करनी थी, उन लोगों से आप रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करते हो कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए उनके लिए ज्यादा यूजेबल हो, उनके लिए इजी टू यूज हो, वो इस तरह से ना हो कि अनाए हो के छोड़ दें। अगर एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया है और वो यूटिलाइज नहीं हुआ, अंडर यूटिलाइज हुआ है, तो वो एक अनसक्सेसफुल सॉफ्टवेयर है, उसमें कोई इश्यू था जिसकी वजह से वो यूज नहीं हुआ। यूजर कभी भी डम नहीं होता। एज ए डेवलपर, एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर या एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
कभी भी ब्लेम यूजर पे नहीं आ सकता, यूजर कभी भी डम नहीं होता। आपकी साइड पे इशू है, आपने उसको देखा नहीं कि आपकी किसी वजह से वो सिस्टम अंडर यूटिलाइज हुआ है। आप अगर ऐसा होता है तो फिर भी आप क्या कर सकते हो, आप दोबारा उसके अंडर यूटिलाइजेशन की रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करो और उसके बाद उसे दोबारा से आप बना दो। हो सकता है उसका इंटरफेस आपने इजी नहीं बनाया, इंटरफेस कस्टमर को समझ नहीं आ रही, सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, आप उसको थोड़ा आसान बना देते हो और आसान बनाने के बाद दोबारा लॉन्च करते हो तो वो सिस्टम यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। ये चारों पॉइंट्स जो हैं इन्हीं की डिटेल आगे लिखी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ लेंगे या मैं पढ़ दूं? नहीं मैम क्लियर हो मैम क्लियर हो? क्लियर। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। एप्लीकेशन डोमेन नॉलेज इज नॉट कलेक्टेड नीटली इन वन प्लेस। अच्छा, डोमेन नॉलेज आपने गेट करना है, मैंने आपको पहले बता दिया। अब डोमेन नॉलेज के लिए मैंने आपको दो ऑप्शंस दिए हैं। एक तो आपको डोमेन नॉलेज होना चाहिए, तभी एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर आप जा सकते हो। आपको डोमेन नॉलेज नहीं है तो आपने वो गेट करना है, या आप अपने साथ एक आसान तरीका क्या है कि उस डोमेन का कोई बंदा ले जाओ अपने साथ। दूसरा अगर आप मैम। अगर डोमेन नॉलेज अगर जी जो हमारे साथ पर्सन है उसको डोमेन नॉलेज है बट हम्म उसको इनिशिएशन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो क्या बेटा वो वो हमारे आप लिए मिल के उसमें एज ए टीम काम कर रहे हो, वो फायदेमंद होगा। जहां पे उस हम्म, डोमेन की बात आएगी तो वो बंदा उस आपके क्लाइंट को आंसर करेगा, और जब आपका क्लाइंट को उससे सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ इसे हमारे फील्ड का पता है और ये हमारी बात को समझ रहा है, एक ऐसी फीलिंग सेटिस्फेक्शन डेवलप होगी कि ये हमारी चीज को समझ रहा है, ये समझ सकता है, ये ठीक होगा। अगर और जहाँ पे एलिस्टेशन का है तो वो आप को जो टेक्निकली जो आईटी चीजें पता होंगी, आप उस तरह से रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करोगे। तो ये दोनों एज ए टीम काम करेंगे तो वो आपके दोनों चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अगर आप डोमेन नॉलेज गेट आपने करना है तो एक चीज क्या है, डोमेन नॉलेज जो होता है एक जगह प्रॉब्लम क्या आता है कि एक जगह पे नहीं होता। मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर आज मुझे कंस्ट्रक्शन का सॉफ्टवेयर मिला है तो मैं कंस्ट्रक्शन की डोमेन का नॉलेज, कल मुझे सर्जिकल का कोई सॉफ्टवेयर मिल गया है बनाने के लिए तो फिर मैं उसकी डोमेन नॉलेज गेट करने की कोशिश करूँ, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों होता है? क्योंकि नॉलेज एक जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता। टेक्स्ट बुक्स, मैनुअल्स, लोगों के पास, लोगों पर्टिकुलर लोगों उस फील्ड के लोगों के पास जाके। अच्छा, मैंने आपको टैसिट और एक्सप्लिसिट नॉलेज के बारे में बताया था। कौन बताएगा मुझे टैसिट नॉलेज कौन सा होता है? मैम बेटा टैक्स मैम आपने टैसिट मुझे बेटा टैसिट नॉलेज का पता है या नहीं पता? मैम टैसिट नॉलेज मतलब जो हमें मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है उसके ऊपर लिखा हो, और एक्सप्लिसिट नॉलेज जो एक स्पेशलिस्ट बंदा हो उस काम पे। बेटा बता ठीक रहे हैं लेकिन अपोजिट कर रहे हैं। एक्सप्लिसिट देखो, एक्सप्लिसिट वर्ड से नहीं समझ आती, एक्सप्लिसिट फॉर्म में जो हमारे पास पढ़ रहा है। अब मेरे सामने कोई बुक पढ़ी है, ये आपके सामने स्लाइड है ना, ये एक्सप्लिसिट है। इसके ऊपर जो नॉलेज है, जो चीजें लिखी हुई हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म में है, ये कोई भी गेट कर सकता है। और टेसिट नॉलेज क्या होता है? आपके हेड में जो नॉलेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 साल एक कंपनी में काम किया, आपने अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीजें लर्न की, जो चीजें आपने अपने एक्सपीरियंस से लर्न की हैं वो टेसिट नॉलेज है। टैसिट नॉलेज ये किसी बुक्स में, कहीं मैनुअल्स में, कहीं पे लिखा नहीं होगा। ये आपने कुछ चीजें अपने एक्सपीरियंस से लर्न करके अडॉप्ट की हैं। अब मोस्टली क्या होता है कि किसी कंपनीज में कुछ लोग होते हैं, जैसे 60 इयर्स के हो गए हैं, वो कंपनी लीव करने जा रहे हैं, तो वो टैसिट नॉलेज को ट्रांसफर किया जाता है अपने न्यू एम्प्लॉयज में, ताकि वो नॉलेज उस बंदे के साथ ही चला ना जाए। वो नॉलेज कंपनी के लिए फायदेमंद हो के वो ट्रेन करता है आगे आने वाले एम्प्लॉयज को, ताकि वो उसके एक्सपीरियंस को वो कंपनी यूटिलाइज कर ले।
जो आपके हेड में नॉलेज होता है, जो एक्सप्लिसिट फॉर्म में जो कहीं पे लिखा नहीं होता, बुक्स में नहीं होता, किस जगह पे नहीं होता, उसको हम टैसिट नॉलेज कहते हैं। जो आप अपने एक्सपीरियंस से आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ किस तरह से लर्न किया हुआ है, और जो बुक्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है उसको हम एक्सप्लिसिट नॉलेज कहते हैं। अब डोमेन का नॉलेज आपने गेट करना है, उसमें आपने टैसिट नॉलेज भी गेट कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट भी। एक्सप्लिसिट के लिए कुछ टेक्स्ट बुक्स होंगी, मैनुअल्स होंगे, कुछ चीजें होंगी जो आपके जो उस पर्टिकुलर कंपनी जो होती है, अब सॉफ्टवेयर बनाना है, क्या करना है, मैनुअल सिस्टम जो उनका हो रहा है उसको ट्रांसलेट कर देना है कंप्यूटर सिस्टम में। मैनुअल उनका जो सिस्टम काम कर रहा है, जैसे वो अपना काम परफॉर्म करते हैं, क्या उन्होंने कोई लिखा हुआ है, उस प्रोसेस को डिफाइन किया हुआ है? अगर उनका प्रोसेस डिफाइन है तो आप वहां से एक्सप्लिसिट नॉलेज अवेलेबल है, उनका प्रोसेस डिफाइन था, कोई डॉक्यूमेंटेशन थी उस कंपनी की जो आगे आने वाले एम्प्लॉयज को वो देते थे। हर नया एम्प्लॉय, जैसे आपके प्रोसेस को लर्न करना है, यहाँ पे कोई एम्प्लॉय आता है काम करने के लिए तो उसको एक मैं बुकलेट दे देती हूँ, 50 पेजेस की बुकलेट है, वो उस पेजेस को लर्न करके फिर हमारा कंटिन्यू कर लेता है, काम स्टार्ट कर देता है, उससे वो लर्निंग कर लेता है। तो वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में डोमेन नॉलेज था। अब कुछ डोमेन नॉलेज जो है वो टैसिट फॉर्म में भी होता है, कि कुछ एम्प्लॉयज पर्टिकुलर लोगों के एक्सपीरियंस से उन्होंने लर्न करके अपना वे बनाया होता है, तो आपने वो नॉलेज भी गेट करना होता है। ये सारा नॉलेज जो होता है वो किसी एक जगह पे अवेलेबल नहीं होता, डिफरेंट प्लेसेस पे होता है, जिसको गेट करने के लिए आपको डोमेन नॉलेज गेट करना जो होता है थोड़ा डिफिकल्ट, लिस्टेशन का प्रोसेस थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हर इंडस्ट्री में, जैसे कंस्ट्रक्शन है, वो उसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज करती होंगी, फील्ड टू फील्ड वेरी करता है। अगर हमारी आईटी में एक टर्म यूज हो रही है, हो सकता है मेडिकल में वो टर्म किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज होती हो, उसका मीनिंग कुछ और होता हो, तो वो हर फील्ड में डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं, जिसको लर्न करना पड़ता है। पीपल हु अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड आर ऑफन टू बिजी सॉल्विंग द प्रॉब्लम विदाउट एनी न्यू सिस्टम। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी इलिस्ट्रेशन के साथ, के नॉलेज आपको एक जगह पे नहीं मिलता, आपको डिफरेंट रिसोर्सेज से गेट करना पड़ता है, उनकी टर्म्स को सीखना पड़ता है पर्टिकुलर फील्ड में। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अच्छा, कुछ लोग होंगे जिनको ये नॉलेज होगा मेन, अब जिनको कंप्लीट प्रोसेस का नॉलेज है, आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों से नॉलेज हासिल करके डोमेन का नॉलेज ले रहे हो। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कंप्लीट प्रोसेस पता है कि ये काम कैसे होता है, अब वो लोग इतने बिजी होते हैं कि आपको बहुत कम टाइम देंगे, वो आपको टाइम नहीं देते। अब वो क्या कहते हैं कि जैसे एक जिस बंदे को नॉलेज है ना, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना एक वे निकाल लेते हैं। कोई इशू आ रहा है, उस इशू को सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपना ही कोई शॉर्टकट कुछ निकाल लिया होता है, कोई मेथड निकाल लिया होता है, वो उस मेथड के थ्रू काम करना शुरू कर देते हैं। और वो उसके लिए उन्होंने अपना सॉल्यूशन निकाल लिया हुआ है। अब वो इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे कि आप जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, उन्हें उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, वो इतने बिजी हैं वो अपने काम में, वो आपको टाइम भी नहीं देंगे। पीपल हु अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, जिनको पता होता है टू बी सॉल्व्ड, आर ऑफन टू बिजी सॉल्विंग द प्रॉब्लम विदाउट एनी न्यू सिस्टम। वो अपने न्यू सिस्टम के बगैर ही उसको प्रॉब्लम सॉल्व, दे कांट स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम helping requirement engineer understand the requirement for the new system. They will not necessarily be convinced of the need of the new system. अच्छा, एक बात क्या है, वो टाइम नहीं देते। अब टाइम ना देने की दो रीजंस यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। एक के वो आपको उन्हें प्रॉब्लम पता है डिटेल में, वो आपको समझाने के लिए इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, वो खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, उसका कोई वे निकाल लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि आप जो सिस्टम, वो लोग, आप फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में कोई सॉफ्टवेयर हम बनवाना चाह रहे हैं। अब डिपार्टमेंट में 4 डायरेक्टर्स हैं, हेड्स हैं, फॉर एग्जांपल 4 हेड्स हैं, और 4 हेड्स में से 3 हेड जो हैं वो उसकी फेवर में है, वो बनवाना चाह रहे हैं, एक हेड नहीं बनवाना चाह रहा। अब वो लोग जो एक हेड नहीं बनवाना चाह रहा उसके अंडर आएंगे, मतलब वो उसको सपोर्ट करते हैं, वो कहेंगे वो उनसे आप प्रॉब्लम एलिसिट करने के लिए, कोई प्रोसेस समझने के लिए जाते हो, रिक्वायरमेंट एलिसिट करने के लिए, तो वो आपको नहीं बताएगा, वो इसके साइड पे है ही नहीं, वो बनवाना ही नहीं चाहता, तो वो आपको क्यों टाइम देगा। इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो मैम इनके हम सॉल्यूशंस भी देखेंगे।
बेटा उसमें क्या जी, आप इसमें चीज़ों को आपने देखना है कि इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं जब रिक्वायरमेंट इलिसिट करते हैं, तो हम स्टेप वाइज़ सारे में देखेंगे किस तरह की सिचुएशन में हमें किस तरह से डील करना है, किस तरह से बिहेव करना है। कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे मैंने आपसे कहा है कि आपकी मैनेजमेंट नहीं बनवाना चाहती। कोई आप में से एक बंदा जो है वो करप्शन कर रहा है और वो बंदा कहता है कि ये इतनी ट्रांसपेरेंसी ना आए। फॉर एग्जांपल मैं एक असाइनमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बना देती हूँ जिसमें उसी सॉफ्टवेयर में आके आपने काम करना है। मैंने पहले भी एग्जांपल दी है। अब उस सॉफ्टवेयर के अंदर जब आके आपने काम करना है मुझे लास्ट पे पता चल जाएगा कि कितना टाइम ले रहा है हर बंदा काम करने के लिए। अब आप में से कोई बच्चा है जो लास्ट पे किसी से असाइनमेंट लेके सबमिट करवा देता है। अब वो बच्चा जब मैं रिक्वायरमेंट इलिसिट करूँगी इस सॉफ्टवेयर के लिए तो वो बच्चा नहीं चाहेगा ना ये सॉफ्टवेयर बने। बिल्कुल इसलिए सही बात है। वो इश्यू क्रिएट करेगा। इस तरह सेम इसी सिचुएशन में इंडस्ट्रीज में भी ऐसे होता है। इसके अलावा स्टेक मैम होल्डर्स को नहीं पता। मैम अगर किसी कोई क्लाइंट हो और वो हमसे कोई ऐसी डिमांड जो रिक्वायरमेंट है हम मतलब कि हमें ऐसी चीज बनाने को कह रहा हो जो कि टेक्निकली पॉसिबल ही ना हो, फिर हम उस टाइम पे क्या करें? बेटा अगर आप उसे एक्सप्लेन करते हो कि हमारे पास करंट टेक्नोलॉजी जो है और करंट जो हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास हार्डवेयर हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, जो चीजें अवेलेबल हैं, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके अंदर रहते हुए हम ये काम कर सकते हैं, इतना हमारे पास पॉसिबल है, इससे आगे हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो वो ये नहीं कहेगा कि आप हर सूरत में वो करके दो। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो आप कैसे कर सकते हो। जैसे अगर बलूचिस्तान के किसी गाँव में आप बहुत ही कोई हाईटेक किस्म का सॉफ्टवेयर तो नहीं बना सकते। अगर वहाँ पे अगर एक सिस्टम में वाईफाई यूज ही नहीं हो रहा, तो आप क्या वहाँ पे वाईफाई एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेन्स ही नहीं एग्जिस्ट करती, तो आप क्या वो वहाँ पे कोई इंटरनेट के थ्रू यूज होता हुआ सॉफ्टवेयर तो नहीं बना सकते ना। कि मैम ये एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप कोई बिजनेसमैन है वो अपना कुछ अपने बिजनेस को देख के कुछ हमें कहता है कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन वो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं वो उसको बनाना। तो फिर उसने क्या कहा, क्या सोल्यूशन होना चाहिए इस सिचुएशन में। मैम उसे यही कहा था टेक्निकली अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर हम उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। तो वही आपसे चीज ये बता रही हूँ कि अगर एक चीज करंट टेक्नोलॉजी जितना हमारे पास अवेलेबिलिटी है, अगर उसके अंदर रहते हुए वो पॉसिबल ही नहीं है, तो आप तो जब आप रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल उसने दिया, आपने बिड उसने बिड की, आपने उसके रिस्पांस पे प्रपोजल लेके गए। आप प्रपोजल में बताते हो कि हम ये चीजें इम्प्लीमेंट कर लेंगे ऐसे। अगर वो चीजें इम्प्लीमेंट होना पॉसिबल ही नहीं है, तो आप क्यों प्रपोजल लेके जाओगे। जब आपको पता चल गया, आपने नॉलेज अपने नॉलेज के थ्रू आपने थोड़ा सा अपनी टीम के साथ मिलके आपने डिसाइड कर लिया कि ये चीजें हम कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप कर सकते हो तो आप लेके जाओगे ना, अगर आप कर ही नहीं सकते तो आप क्यों प्रपोजल लेके जाओगे। ठीक है। मैम यूजर तो कभी डम ही नहीं होता। हाँ वो जी। तो फिर उसने तो प्रपोजल अपनी तरफ से लेके जाना ना। बेटा या आप मुझे ये यूजर तो बना दो। नहीं हो ना। प्रपोजल देख नहीं नहीं वो यूजर ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की है। प्रपोजल आपने बना के लेके जाना है कि हमारी कंपनी आपका काम ऐसे 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 कर देगी, ये वाले स्टेप्स को। अब आप अगर वो काम नहीं कर सकते तो आप क्यों लेके जाओगे। ओके मैम, ओके ठीक है। अच्छा ये डायग्राम क्या शो कर रही है। स्पाइरल मॉडल लग रहा है मैम। स्पाइरल मॉडल की तरह का लग रहा है ये, लेकिन ये स्पाइरल मॉडल नहीं है। बताने का क्या मकसद है, यहाँ पे जब लिस्टेशन होती है, रिक्वायरमेंट एलिसिट की जाती हैं, उसके आउटपुट में आपके पास क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। कुछ एक ड्राफ्ट आ जाएगा, जैसे आउटपुट के फॉर्म में क्या है, कुछ आपके पास रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद उन रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के बाद हमें कुछ हम प्रॉब्लम्स निकालते हैं उन रिक्वायरमेंट्स के अंदर से। पहले हमारे पास सेट ऑफ रिक्वायरमेंट आई, रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन से हमने एनालाइज की, कुछ प्रॉब्लम्स फाइंड आउट की, फिर हमने निगोशिएट किया उन प्रॉब्लम्स पे, फिर हमने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बना ली।
अच्छा, ये एनालिसिस वो एलैबोरेशन स्टेज वाला नहीं है, ये हम ड्यूरिंग एलिसिटेशन ही एक छोटा सा एनालिसिस कर रहे हैं। हम डिटेल एनालिसिस एलैबोरेशन स्टेज में करते हैं, नेगोशिएशन स्टेज में डिटेल नेगोशिएशन कंप्लीट की जाती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्टेप वाइज आपकी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में जब एलिसिट आप रिक्वायरमेंट कर रहे हो उसी स्टेज पे हो रहा है कि आप यहाँ से ये एलिसिटेशन के प्रोसेस के अंदर ही एनालिसिस और नेगोशिएशन हो रही है और ये कंटिन्यूस ऐसे एक सर्कल की फॉर्म में चलती है। एलिसिट की जाती है रिक्वायरमेंट्स, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, निगोशिएट किया जाता है और फिर दोबारा से एलिसिटेशन नेगोशिएशन ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है और फिर आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, फिर आप अगली फेज पे चले जाते हो। यानी कि मैम हम स्मॉल लेवल के ऊपर पहले इनिशिएशन करते हैं, फिर उसकी जी इलैबोरेशन भी उसी में कर रहे हैं और बेटा, नेगोशिएशन भी। ये उस एलिसिटेशन बहुत एक क्रूड प्रोसेस है कि ठीक है। आप उसको कोई हार्ड, जैसे मैंने आपसे बताया था कि all processes are wrong but some are useful। ओके। आप कोई एग्जैक्ट में हार्ड एंड फास्ट आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है हमेशा हमेशा के लिए हर तरह के सॉफ्टवेयर के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने कुछ प्रोसेस जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीजें आपको फायदा देंगी, लेकिन ऑल प्रोसेसेस आर रॉन्ग बट सम आर यूजफुल। आप उनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनमें से चीजों को यूटिलाइज कर लोगे। ठीक है। एलिस्टेशन का प्रोसेस बताया हुआ है, 4 चीजें एलिस्टेशन में होती हैं। एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव, बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करना है, ऑर्गेनाइज करना है नॉलेज को और रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करनी है। अब फर्स्ट हमारे पास है एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव। इसमें बिजनेस गोल्स देखने हैं, बिजनेस उस सॉफ्टवेयर को बनाने का क्या गोल है आपका बिजनेस के लिहाज से, प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व कर रहा है वो सॉफ्टवेयर, सिस्टम पे कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं। अब ये इस स्टेप्स पे आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, वो रिक्वायरमेंट्स आपने इधर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक लिस्ट एक पड़ा हुआ है, टेबल पड़ा हुआ है जिसके अंदर हम रिक्वायरमेंट जिस पे रखते जा रहे हैं। अब ये स्टेप करने के बाद हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट आएंगी, वो हम इस टेबल के ऊपर हमने रख दी है कि ये हमारे पास कोई कुछ रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद ये एज ए इनपुट मिलेंगी इसको भी। फिर हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखेंगे जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर यूज होना है, एप्लीकेशन की डोमेन देखेंगे, एग्जिस्टिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल एलएमएस सिस्टम जो है वो कहाँ पे यूज होना है, किस ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं, कितने डिपार्टमेंट हैं, कितने लोग यूटिलाइज करेंगे डोमेन, और एग्जिस्टिंग सिस्टम कि उस तरह के पुराने सिस्टम्स को देखेंगे कौन कौन से अवेलेबल है, उनके अंदर क्या फीचर पड़ते हैं पाए जाते हैं, उनसे हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी। वो रिक्वायरमेंट्स भी हम टेबल पे रख देते हैं, पहले भी कुछ रखी थी, अब हमारे पास कुछ और रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। फिर ये जो रिक्वायरमेंट इधर से एक्सट्रैक्ट हुई हैं वो आगे एज ए इनपुट मिलेंगी। यहाँ पे हम स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफिकेशन जो आपको पहले मिली हुई है, आपने XYZ फाइनलाइज किया हुआ है कि हम इनसे रिक्वायरमेंट लेंगे। प्रायोरिटाइजेशन, डोमेन नॉलेज, फिल्टरिंग। डोमेन नॉलेज, यहाँ से भी आपको कुछ नॉलेज मिल जाएगा, जैसे आपने टेस्ट सीट और एक्सप्लिसिट नॉलेज के थ्रू आपने कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट की हैं, वो रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पे एज ए आउटपुट यहाँ पे मेंशन कर दोगे। यहाँ पे आपने टेबल पे रखती हैं वो रिक्वायरमेंट्स। अब आपके पास ये जनरल रिक्वायरमेंट्स के देन लास्ट पे रिक्वायरमेंट आपने पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करनी है, स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स, डोमेन रिक्वायरमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स। आप वो रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करोगे और वो रिक्वायरमेंट्स भी आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। ये सारे स्टेप्स के थ्रू जो रिक्वायरमेंट्स आपकी आउटपुट आएगी वो आपका एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन के थ्रू आपकी ये सेट ऑफ रिक्वायरमेंट आएगा, जिसको बाद में हम एलेबोरेट करेंगे। एलेबोरेट करने के बाद निगोशिएट करके हम एक फाइनल बना लेंगे। ठीक है, ओके मैम। ये वही स्टेप्स, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, बैकग्राउंड नॉलेज, नॉलेज एक्विजिशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेक होल्डर्स, रिक्वायरमेंट कलेक्शन, उन स्टेप्स को लिखा हुआ है। रिक्वायरमेंट इलिसिट कर ली हमने, इस सारे प्रोसेस के थ्रू हमने सारी रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते करते एक अपने पास एक जेनेरिक रिक्वायरमेंट का वो बना लिया लिस्ट। उसके बाद हम रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के अंदर क्या किया जाता है, नेसेसिटी चेकिंग,
कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस चेकिंग और फिजिबिलिटी चेकिंग, 3 तरह के चेक्स आप लगाते हो उन पे जो रिक्वायरमेंट्स, ये रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर हम जो एनालिसिस कर रहे हैं उसके अंदर हम नेसेसिटी चेकिंग, ये एक नेसेसिटी का चेक लगाते हैं, क्या वो रिक्वायरमेंट नेसेसिटी है या नहीं है। कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस चेकिंग के कंसिस्टेंसी क्या, कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं है, और कंप्लीटनेस में क्या, कोई इनकम्प्लीट तो रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे रिक्वायरमेंट का है परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, अब ये नहीं बताया कि अच्छी परफॉर्मेंस क्या है, कुछ कंप्लीटनेस कुछ कम तो नहीं है, उसमें कंप्लीट रिक्वायरमेंट बताई हुई है। और फिजिबिलिटी चेकिंग, फिजिबिलिटी चेकिंग के अंदर हम चेक करते हैं क्या ये रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है या नहीं है। जैसे आप कहते हैं करंट टेक्नोलॉजी के अंदर रहते हुए क्या हम ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं। एक तो करंट टेक्नोलॉजी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि जावा के अंदर, और हमारे पास जावा का कोई डेवलपर ही नहीं है, हमारी कंपनी के पास जावा का डेवलपर नहीं है, और उस बंदे ने कहा है कि ये क्लाइंट ने कहा है कि मुझे जावा में ही चाहिए ये प्रोजेक्ट, उसने कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है। अब उस केस में आप क्या करोगे, फिजिबल नहीं है ना, इनफिजिबल है आपके लिए। हो सकता है आप आउटसोर्सिंग कर लो, आउटसोर्सिंग का क्या मतलब है, किसी और से बनवा लो, आप डेवलपर हायर कर लो, ये चीज। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें आपने तीनों चेक्स प्रोवाइड वो करने हैं एनालिसिस में। चेक्स लगाने के बाद नेसेसिटी चेकिंग में अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस चेकिंग के अंदर आपको कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट जो एक दूसरे को कंट्राडिक्टरी कर रही हैं और इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट की लिस्ट आती है। फिजिबिलिटी चेकिंग के अंदर आपने इनफिजिबल रिक्वायरमेंट्स निकाल लेनी है, ये आप रिक्वायरमेंट्स निकाल लेते हो। अब ये रिक्वायरमेंट्स जो निकलती हैं ये एज ए इनपुट मिलती हैं निगोशिएशन प्रोसेस को। निगोशिएशन प्रोसेस को अननेसेसरी रिक्वायरमेंट, कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट और इनफिजिबल रिक्वायरमेंट मिली है। अब आपने इसके ऊपर निगोशिएट करना है, आपस में डिस्कस करके क्लाइंट के साथ मिलकर डिस्कस करके करना है कि अननेसेसरी रिक्वायरमेंट का क्या करें, निकाल दें या गोल्ड प्लेटिंग करें, क्या करना है। कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट का क्या करें, कौन सी वाली को सिलेक्ट करें, कौन सी वाली को डिस्कार्ड कर दें। इन कंप्लीट रिक्वायरमेंट को हमने निगोशिएशन की मीटिंग करके कंप्लीट बनाना है। इनफिजिबल रिक्वायरमेंट को हमने क्या कैसे करना है, क्या वो हम छोड़ दें, डिस्कार्ड कर दें, क्या हम अपना रिसोर्स हायर कर लें, या अगर क्लाइंट की साइड पे कोई इशू है तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट, फिर हम निगोशिएशन, ये सारे को देखने के लिए हम निगोशिएशन करते हैं, और निगोशिएशन के अंदर हम रिक्वायरमेंट डिस्कशन करते हैं। हमने इन सारे के ऊपर डिस्कशन की, प्रायोरिटाइजेशन कर ली और एग्रीमेंट कर लिया कि इन सब को सॉल्व करने के अगेंस्ट कुछ एग्रीमेंट्स दिए जाते हैं कि हम क्या क्या करेंगे, अननेसेसरी रिक्वायरमेंट के साथ क्या करना है, निकालना है या ऐड करनी है। कन्फ्लिक्टिंग के कन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व हुए, हमने एग्रीमेंट कर लिया कि हम इनमें से एक ले लेते हैं, एक नहीं लेते। और इनफिजिबल रिक्वायरमेंट के केस में हमने क्या करना है, ये एग्रीमेंट कर लिया जाता है। इस डायग्राम में कोई इशू है? नो मैम। मैम आपने एक टर्म यूज किया गोल्ड प्लेटिंग, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। बेटा गोल्ड प्लेटिंग का क्या मतलब होता है, जैसे आपने सादा लफ्जों में मैं कैसे कहूँ, शशका लगाना, आपने एडिशनल कोई चीज ऐड कर दी है जिसकी ऐसा उसके बगैर भी काम चल सकता था, अननेसेसरी थी, आपने एक्स्ट्रा उसमें। समटाइम मैंने आपसे असाइनमेंट में एक चीज मांगी हुई है, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा है कि प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और लिमिटेशन होनी चाहिए। आप क्या करते हो, ये वाले 3 चीजें तो पूरी नहीं की, आपने उसमें इधर उधर की और चीजें ऐड कर दी हैं, सिर्फ वो स्टाइलिंग कर दिया, उसके ऊपर फ्लावर्स बना दिए हैं, उसके ऊपर आपने बहुत अच्छी सी फाइल लेके उसकी डेकोरेशन कर दी है, तो वो आपने गोल्ड प्लेटिंग की हुई है। ठीक है, वो शशका लगाया हुआ है। जी वही लगाया हुआ है। अच्छा ये मैंने मैम आपसे काफी एक्सप्लेन टाइम किया। हो गया, देखिए 11:30 हो गए, बस करे। अच्छा बेटा बस करते हैं, यस ये मैंने मैम, आपसे जॉब पे टाइम एक्सप्लेन हो कर, गया हमारा। ठीक है बेटा, ये टर्म्स मैंने आपसे एक्सप्लेन कर दी है, नेसेसिटी चेकिंग, कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस चेकिंग, फिजिबिलिटी चेकिंग, रिक्वायरमेंट डिस्कशन, प्रायोरिटाइजेशन एंड एग्रीमेंट किया जाता है। बस हमारा खत्म हो गया टॉपिक। मैम ये जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस है ये हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में अडॉप्ट करते हैं या शॉर्ट टर्म, मतलब अगर कोई क्लाइंट हमसे 6 to 7 months के अंदर एप्लीकेशन मांग रहा बेटा हो तो उसके लिहाज से छोटा कर लेते हैं, सब में होता, करना सब में चाहिए। मोस्टली जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं वो नहीं कर रहे होते, एज सच नहीं कर कुछ ना कुछ रहे होते हैं, लेकिन कंप्लीट फॉलो नहीं कर रहे होते। करना सब में चाहिए, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए हम इसको कंप्लीटली फॉलो करते हैं। जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए हम इसको छोटा कर देते हैं, उसके मुताबिक मॉडिफाई कर देते हैं। मैम जो क्विज है वो ऑनलाइन होगा क्या ऑन कैंपस होगा? ऑनलाइन ही होगा। जियो सामा
क्या क्विज के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कैसा होगा। बेटा अभी तो मैंने बनाया ही नहीं है, बस आपको आना चाहिए, जो आपने पढ़ा हुआ है वो सब कुछ आना चाहिए। मैम अगर यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाती हैं फिर भी ऑनलाइन ही होगा ना? ये अब्दुल्ला क्वेश्चन पूछ रहा है। अब्दुल्ला पूरा टाइम जितना मैंने पढ़ने के रिलेटेड कोई क्वेश्चन किए हैं आपने किसी के आंसर में नहीं बोले। हम पढ़ने वाला बच्चा है इसलिए इसने क्विज की बात की है, डायरेक्ट टेस्ट की। अच्छा फिजान